जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। आज हम शुरू करेंगे एफएसटी 12 का सॉल्यूशन पेपर 1 का। पेपर आपने देख लिया होगा, आई होप आपने बढ़िया किया होगा। पेपर सिंपल था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था। कुछ एक दो सवाल आपके पास थोड़े ठीक लेवल के हो सकते हैं, बाकी पेपर सिंपल था, इजी था पेपर आपके पास। आप इसे अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो सवाल का काउंट वगैरह देखते हुए आप इसे मीडियम के आसपास थोड़ा रख सकते हैं। बिल्कुल हलवा भी नहीं बोल सकते, मीडियम सही है, टफ नहीं था ज्यादा। आइए सवाल शुरू करते हैं। पहले सवाल में आपको बोला गया कि एक लॉन्ग प्लैंक है, ओके, और इस प्लैंक का नाम है पी, रख दिया जी पी नाम, इसका क्यू वो भी रख दिया। आपको बोला गया इसके ऊपर 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है जी, मान लिया 15 न्यूटन लग रहा है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है 0.5 और यहां पे आपके पास में स्मूथ है, यहां पे फ्रिक्शन कितना है आपके पास 0 है। अब आपसे बोला गया कि टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन क्यू एंड पी, ऐसा कुछ पूछा। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले क्या माना, मैंने माना दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। इफ बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, अगर दोनों ब्लॉक आपके एक साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा आपके पास, तो आप बोलेंगे 15/7, मतलब कितना है आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा एक्सेलरेशन आएगा। ठीक, अब देखते हैं दोनों ब्लॉक का साथ चलना संभव है कि नहीं। ऐसा क्यों, यहां पे 5 kg का ब्लॉक था, ठीक, इस 5 kg के ब्लॉक पे यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये तो इसको चला रहा होगा। अच्छा, और इसका एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अगर आप समझ रहे हैं कि सर जी इसको चलाना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए कितनी होती है, m इंटू में 2.5, ये कितना है 12.5 न्यूटन। मतलब सर जी अगर आप दोनों को साथ साथ चलाना चाहते हैं तो आपको जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो 12.5 होनी चाहिए, तभी ये 5 kg 2.5 से चल सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है। बिकॉज ये 15 न्यूटन 2 kg पे लग रहा है, 5 kg पे नहीं लग रहा, 5 kg पे फ्रिक्शन लग रहा है सिर्फ, और अगर उसको 2.5 से चलाना तो फ्रिक्शन की वैल्यू 12.5 न्यूटन चाहिए। अब मैंने इससे पूछा कि तेरे पास फ्रिक्शन 12.5 है या नहीं, तो क्या बोलेगा, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है Fx, फ्रिक्शन मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो कितना, म्यू mg है। म्यू की वैल्यू सवाल में गिवन है 0.5 और mg की वैल्यू कितने हुए 20। ये साफ हो गया, यहाँ पे तो कितना आ रहा है आपके पास फ्रिक्शन 10 न्यूटन। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 10 हो सकती है, मुझे चाहिए 12.5 साथ साथ चलाने के लिए। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल सकते नहीं है। अगर साथ साथ नहीं चलते तो बच्चों अलग अलग चलेंगे, और अलग अलग चलेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पे इधर 15 न्यूटन रहेगा, ठीक है, और यहां पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। देखिए हमने फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू देखी, वो इतनी आ सकती है आपके पास में। अगर दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन आपके पास में, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी, और काइनेटिक स्टैटिक सब सेम है, तो यहां पे फ्रिक्शन कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी 10 न्यूटन, सही। और यहां पे इधर कितना लग रहा होगा इसके ऊपर 10 न्यूटन, मतलब इस वाले ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन आ रहा होगा ये 2 kg है आपके पास, और ये कितना है 5 kg। तो इस वाले ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है वो तो है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख लिया ना, 15 - 10 डिवाइड बाय 2, और इसका एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पी। कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास में दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में एक तो फ्रिक्शन आता है, ठीक है, और एक क्या आता है आपके पास, नॉर्मल आता है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है 10 है, पर नॉर्मल भी तो आएगा, और कॉन्टैक्ट फोर्स बोला है, तो फ्रिक्शन आपके पास में 10 था पर कॉन्टैक्ट फोर्स 10 नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए आपको फ्रिक्शन पीछे लग रहा है 10, ऊपर यहां पे mg लग रहा है 20, नेट कितना आ जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा आपके पास, 400 + 100 इज इक्वल टू √500। डन, तो ये तो नहीं मैच किया। एक्सीलरेशन ऑफ क्यू रिलेटिव टू पी बात करेंगे तो देखिए क्यू का एक्सीलरेशन है 2.5, इसका एक्सेलरेशन है 2, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना है आपके पास, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आपसे क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पी रिलेटिव टू फ्लोर इज 2, बिल्कुल सही बात, 2 आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पी प्लस क्यू सिस्टम रिलेटिव टू द फ्लोर। देखिए अगर आप सेंटर ऑफ मास पे लिखते हैं आप इसको सिस्टम मान सकते हैं, आप बोलेंगे F net इज इक्वल टू MACM। तो F net कितना है आपके पास, 15, M टोटल कितना आपके पास 7, और ACM, तो ACM की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली बात सही होगी। सॉरी कितना है, दिस इज 15/7 ना, 15/7 इतना ही आएगा, दिस इज 15/7, सॉरी 2.5 नहीं, दिस इज 15/7 सेंटर ऑफ मास का। हमने किया F net इज इक्वल टू MACM, M टोटल था 7, ACM की वैल्यू निकाली तो ACM की वैल्यू आ गई 15/7, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल खत्म होता है, इजी था। नंबर 2 थोड़ा ठीक सवाल है आपके पास। इसमें क्या बोला गया, ए स्मॉल मास m इसका मास है,
और ये ए पॉइंट से यहाँ पे स्लाइड करता है ऐसे क्वार्टर सर्कल के ऊपर, ऐसे ये मूव करता है और ये भी स्मूथ है। तो क्या हो रहा होगा, जब ये यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा तो ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा होगा आपके पास ना। तो जब ये कॉन्टेक्ट लूज कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी कुछ v1 मान लेता हूँ, इसी कुछ v2 मान लेता हूँ, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फिर नाम थोड़ा xy रख लेते हैं ना, नाम xy, वो स्मॉल m छोटा m लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, xy लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब आप देखिए, पहली बात तो ये समझ में आ रहा है, जब ये यहाँ पे रिलीज करेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी इस तरफ, इसकी कुछ वेलोसिटी इस तरफ, दोनों के मोमेंटम बराबर कर लेते हैं। तो मैंने लिखा एक्स v2 इज इक्वल टू वाई v1, पहली इक्वेशन। यहाँ पे x किसके बराबर है, कैपिटल M के, y किसके बराबर है, स्मॉल m के, ठीक है। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन आप देखिए, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो कितना है आपके पास, m, दैट इज mgr। इसका नाम m, ठीक है यार, इसका नाम x रख, क्या y रखा है ना, तो कितना है y, नहीं यार अच्छा लग रहा ना, तो एक काम करते हैं, वैसे ही करते हैं, रुक जाओ, इसका नाम m ही रखते हैं, इसका नाम स्मॉल m रखते हैं, और इसका नाम कुछ कैपिटल M रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे साइंस का। अजीब लग रहा है वो XGR बोलने में ना थोड़ा। तो ये MV2 आ गया आपके पास, यहाँ पे स्मॉल MV1 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, जब ये वाला मास यहां से यहां पे आएगा तो वर्क डन कितना, ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, बिकॉज एफ नेट 0 था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं लगा सकते, बिकॉज अगर आप इन दोनों को सिस्टम मान रहे हैं तो वर्टिकल से नॉर्मल मिल रहा है और वह mg के बराबर हो हर एक पॉइंट पे, ये जरूरी नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, पहले ये हो गया। दूसरी अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, दैट इज mgr, छोटा mgr इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास, ठीक है बच्चों। यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो आप v1 v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले में पूछा कि द वेलोसिटी ऑफ, सर बी ऑप्शन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M मतलब v2 निकालना है। तो हमने क्या किया, यहां पे v1 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आया mg स्मॉल r इज इक्वल टू हाफ m कैपिटल M v2 डिवाइड बाय स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। इतना सही है, ठीक। आप यहां पे सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये एक्सप्रेशन आएगा mgr और दिस इज हाफ बाहर आ जाएगा आपके पास, v2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहां पे जो टर्म बनेगा आपके पास, दिस विल बी कैपिटल M स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये आपके इक्वेशन आ गई। यहां से अगर आप v2 निकालेंगे, v2 तो v2 कितना आ गया, 2 mgr डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M का रूट, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये आपको क्या दिखाई देगा, मतलब इसको थोड़ा और प्रोसीड किया जा सकता है अगर आप करना चाहेंगे तो, ठीक है, ऐसे हम इसको v2 को छोड़ देते हैं। अगर आप v1 निकालेंगे, v1 तो ये v1 कितना आएगा आपके पास, v1 आएगा m v2 कैपिटल M v2 कैपिटल M v2 डिवाइड बाय स्मॉल m। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैपिटल M इसके अंदर जाएगा तो ये m स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे m स्क्वायर बना दिया। अगर m स्क्वायर बनाएंगे तो ये कैपिटल M ये इससे और ये साफ हो जाएगा आपके पास। और इस टर्म को अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये स्मॉल m ऊपर चला जाएगा, 2m स्क्वायर gr, ओके, यहाँ पे कैपिटल M, यहाँ पे आ गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m। अब ये स्मॉल m इस स्मॉल m स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो जो v1 आया आपके पास, v1 आया अंडर रूट 2gr कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्लियर, तो आपके v1 v2 दोनों आ गए। आपसे पूछा गया, इसने बोला वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा कुछ आ रहा है पर इसमें कुछ और बोला है तो बी मैच नहीं कर रहा। तो और फिर बोला गया इसने ऑप्शन ए बोला वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में तो कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M आएगा v1 प्लस v2, बिकॉज दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v1 प्लस v2, तो वो भी आपके पास में जो रिजल्ट है उससे मैच नहीं करेगा। फिर बोला वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन स्मॉल m इज 0, ये बात गलत है। देखिए नॉर्मल यहां पे लग रहा है, अगर ये फिक्स होता ना तब आप बोल सकते थे कि भाई इसके ऊपर जो वर्क डन बाय नॉर्मल है वो 0 है, पर ये भी तो मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहा है, नॉर्मल आपके इस डायरेक्शन में लग रहा है और किसी भी इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में कैसी है, कुछ ऐसी है, टेंजेंट डायरेक्शन में नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इसके रिस्पेक्ट में जो डायरेक्ट वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी है v डैश, और इसकी खुद की इस तरफ है पीछे की तरफ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा v2। ये बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट दिखाई देगा ना आपको, इस नॉर्मल के अलोंग। और अगर नॉर्मल के अलोंग आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट दिखाई देगा
मतलब उससे वर्क किया है। या फिर आप एक और तरीके ऐसा भी सोच सकते हैं, भाई इस कैपिटल एम को किसने चलाया, नॉर्मल ने चलाया, मतलब नॉर्मल ने इसके ऊपर वर्क किया और नेट वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन सिस्टम 0 होना चाहिए। तो इस पे जैसा आपने पॉजिटिव वर्क किया तो इस पे कैसा किया होगा, नेगेटिव वर्क किया होगा। क्लियर? तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है आपके पास में, दैट इज ऑप्शन डी, जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको बोला गया एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर डिस्क रख रखा है, ठीक है, और इस पे ऐसे कुछ एफ फोर्स लग रहा है जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। आपको बोला गया कि सबसे पहले पूछा गया कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको सवाल में क्या बोला गया है, कैपिटल फोर्स अगर ये रेस्ट पे है, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम है ना, इसमें कौन कौन से इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। अगर आप बात करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कोरस्पॉन्डिंग एफ नेट 0 होना चाहिए, और अगर आप बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोरस्पॉन्डिंग टाउ नेट 0 होना चाहिए। अब देखिए यार, अगर इस वाले पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क देखिएगा तो ऐसे घुमा रहा है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको ऐसे ही लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन को ऊपर की डायरेक्शन में लगना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो दोनों को बैलेंस आउट कर सके और आपको समझ में आएगा F मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू स्मॉल f मल्टीप्लाई R इज इक्वल, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। अब कुछ सवाल है बचा नहीं, फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि अप्लाइड फोर्स सब आप यहां से निकाल सकते हैं, तो कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg sin थीटा बाई 2। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स भी इतना ही आएगा आपके पास, तो a सही हो गया, b सही हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन इसी के बराबर है। ठीक है, फिर बोल रहा है मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी लगनी है, और ये किसके बराबर होगा, आपसे पूरा क्या म्यू मिनिमम रखना है, म्यू मिनिमम इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये यहां पे साफ हो गया, यहां से क्या आया आपके पास tan थीटा, सॉरी फ्रिक्शन म्यू mg sin थीटा बाई 2 है ना, तो mg sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू की अगर आप मिनिमम वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, tan थीटा बाई 2। तो 3 ऑप्शन सही हो गए इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रोड्स दिखाई गई डिफरेंट, उनका कंडक्टिविटी का जो कांस्टेंट है वो दिखाया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सब आपको गिवन है। हमसे कुछ पॉइंट के आपका टेम्परेचर पूछ रहा है, तो हम इसे क्या है, हम इस वाले पार्ट को करंट इलेक्ट्रिसिटी सोल्व करते हैं। तो हम पहले थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस पता है आपको कितना होता है, थर्मल रेजिस्टेंस आपका कैसे होता है, L बाई के। ऐसे कैसे निकालते हैं, तो आप लिखते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स। तो हम क्या बोलते हैं, ये तो आपका हीट करंट है, ये आपके पास में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो किसके बराबर है, dx डिवाइड बाई के ए, तो हम इसको बोल रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये कितना आ गया, L बाई के। अब इस सर्किट को रेजिस्टेंस की फॉर्म में डिनोट करें, थोड़ा आसान रहेगा सवाल आपको। तो पहले वाली की जो रेजिस्टेंस है L बाई के को आप R मान लो, L बाई के को क्या मान लो आप, R मान लो। तो पहले वाला R है, ठीक। फिर यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी कितना है आपके पास, R है, ओके। ये वाला भी कितना है आपके पास, R है, ठीक है। L बाई के ए, तो ये कितना है आपके पास 2R है, ठीक। ये भी कितना है आपके पास, R। सिमिलरली यहां पे R आया आपके पास, दिस इज 2R और दिस इज R, दिस इज R बाई 2, बिकॉज K की वैल्यू 2K है ना, तो L बाई K करेगा तो यहाँ पे 2K आ जाएगा, R बाई 2 बन जाएगा ये। दिस इज अगेन R बाई 2, फाइन। यहाँ पे ये टर्म R, ठीक है, और यहाँ पे R बाई 2 और यह सर्किट ऐसे R बाई 2 और यहाँ पे ऐसे R, ऐसे बना दिया ना। टेम्परेचर गिवन है यहाँ का 100 डिग्री और यहाँ का कितना है आपके पास 220 डिग्री, 220 डिग्री। अब अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर जी करंट अगर आएगा, यहां से करंट आएगा तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर सिमेट्री की वजह से इससे और इससे कोई करंट जाएगा नहीं। क्लियर? तो इसको आपने हटा दिया, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक। पहले आप R इक्विवेलेंट निकाल लो पूरे सर्किट का, तो आप देखेंगे सर ये 2R दोनों मिलकर कितना हो गया R, फिर ये R और ये नीचे वाला R नेट कितना बन गया, R बाई 2। अपनी वापस देखते हैं एक बार, ये वाला कितना हुआ आपके पास, सॉरी दिस इज 2R, ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन 4R है, ये भी 4R, तो इन दोनों का नेट कितना बना, 2R बना, ठीक है। यहाँ पे ये कितना है, ये आपका 2R है, 2R और 2R कितना बन जाएगा, R बन जाएगा, और यहाँ पे कितना टोटल R इक्विवेलेंट हो गया 3R, R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास 3R। तो करंट अगर आप निकालेंगे, करंट जो आएगा कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास, दिस इज 120 डिवाइड बाय 3R, ओके, और यहाँ पे कितना आ गया, I आ गया 40 बाय R, फाइन।
तो यहां से आपके पास में जो करंट आ रहा है, हीट करंट जो आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 40/R। ठीक है, अच्छा ये इसकी जो, इन दोनों को अगर आप एक मान लेंगे, इन दोनों को अगर आप एक मान लेंगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 2R बनेगी। तो ये पूरा पेयर भी 2R और ये भी 2R, तो 40/R में से 20/R यहां पे जाएगा, 20/R इन दोनों में जाएगा और बराबर बराबर जाएगा 10/R और यहां पे 10/R। आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, आप बेसिक से लगा के देख लेना, आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। अब आप देखिए कौन कौन से पॉइंट की बात की, इसका नाम ए है, फाइन। तो इसके अगर जो टेम्परेचर ड्रॉप है डेल्टा टी, वो कितना है, आई इंटू में आर, तो कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे 220, तो यहां पे कितना 220 माइनस 40, और वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर बी पॉइंट पूछा ये वाला, तो मैंने बोला इसके अगर जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा इस पेयर के अक्रॉस डेल्टा टी, वो कितना आएगा, आई इंटू में आर। आई इंटू में आर अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया बच्चों 40/R, और मल्टीप्लाई कितना, ये 2R है ना आपके पास, सॉरी 10/R करंट जा रहा है, 10/R मल्टीप्लाई कितना 2R, तो कितना आ गया बच्चों 20 डिग्री का, कितने का 20 डिग्री का इस पूरे पेयर में। तो यहां पे 180, तो यहां पे कितना हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक, यहां पे आ गया। अब और कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट की बात करेंगे, तो ई पॉइंट में सिमिलरली कितना आएगा 20 डिग्री का आएगा, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक, फिर आप बात करेंगे कौन से पॉइंट की, सी पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की। तो इस वाले पॉइंट पे आप यहां से देख लो, इसके अगर जो ड्रॉप आ रहा है टेम्परेचर का, वो आई इंटू में आया, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे 100 है, तो यहां पे कितना होगा 140। तो चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ये सवाल आपको देख के लग रहा है सर फटाफट हो गया, आप खुद इस अप्रोच से करके देखिए। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जब भी आपके पास में इस तरह का सवाल आता है तो आप इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज रेजिस्टेंस की आपको ज्यादा प्रैक्टिस है और आप उसे खटाखट कर पाएंगे। आपको लग रहा है सर यदि इतना फटाफट कर दिया सर कैसे हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो करंट के सर्किट सोल्व करने आते हैं तो बनाए खुद कर देना, फटाफट रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर? तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो गए, ए बी सी डी चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। जो सवाल है फिफ्थ सिंपल सवाल है, बस उसमें बोला 3 स्टेटमेंट है, वो तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला तो डाइपोल डज नॉट फील एनी नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। देखिए जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई के डायरेक्शन में है, तो चाहे फोर्स इधर लगे चाहे फोर्स इधर लगे, कि आई की डायरेक्शन में लगने से इस पे टॉर्क तो नहीं आ सकता, बिकॉज टाउ का फॉर्मूला आता है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस सी। एंगल या तो जीरो आएगा आपके पास, कुछ भी एंगल है, मतलब फोर्स से ऐसे लगेंगे आप देखिए, या तो इधर या फिर इधर, उसे टॉर्क आना संभव नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सब में सही बैठेगा। सेकंड, डाइपोल एक्सपीरियंस नेट फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नेट फोर्स किस तरफ आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, एफ नेट इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, और when it rotated from the original orientation and dipole moves back to the original orientation, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा केस होना चाहिए। स्टेबल एफ नेट जीरो तो नहीं होगा, पर वापस यहीं पे आना चाहिए, मतलब जैसे आपने इसको डिस्टर्ब किया वापस इसी ओरिएंटेशन में आना चाहिए। सबसे पहले ए ऑप्शन के पास चलते हैं। तो ए ऑप्शन के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स बाई डी माइनस आई कैप। तो यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कितना है आपके पास 0। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और यहां पे अगर आप देखें तो किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ है। कितना है ई नॉट, कितना है बच्चों ई नॉट, क्योंकि माइनस है। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, कितना क्यू इंटू में ई नॉट। सही, मतलब हाँ सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। एफ नेट यहां पे लग ही नहीं रहा और यहां पे इस तरफ है, मतलब एफ नेट पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक, अगर आप इसको रोटेट करेंगे स्लाइटली ऐसे डिस्टर्ब करेंगे यहां पे, तो ये वाला फोर्स इधर लगेगा और यहां पे पॉजिटिव वाला जो फोर्स है आपके पास है वो पीछे की तरफ लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे इस तरफ है, इस तरफ लगेगा। समझ में आ रहा है ना, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है ना, जैसे आप डिस्टर्ब करेंगे जीरो पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वाले पॉइंट पे, पर पीछे की तरफ ही होगा, तो वापस उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब चलते हैं बी ऑप्शन के ऊपर। आइए बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपको, बी ऑप्शन में बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वो क्या है आपके पास, दिस इज E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स माइनस 3d/4 कितना माइनस आई कैप बाय डी। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आप लिखेंगे प्लस क्यू और यहां पे आप क्या लिखेंगे माइनस क्यू। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अगर आप देखेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे EFI कितना है आपके पास, x इज इक्वल टू 0 पे इस तरफ है EFI ना, कितना है आपके पास है, दिस इज -3 E0 by 4। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है -3 E0 by 4। सही है बच्चों, पॉजिटिव पे। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो EFI है, सॉरी अगर आप x इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे माइनस आएगा, नेट प्लस हो जाएगा, +3 E0 by 4, मतलब इस तरफ है EFI। इस वाले पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो x के लिए डी पुट कर दीजिए, तो E0 by 4 आएगा और इस तरफ आएगा E0 by 4। पहला केस देखते हैं। पहले केस में इसने बोला कि
EFI आपके पास, इससे पहले केस में बोला कि टॉर्क, तो टॉर्क की कोई दिक्कत नहीं है। नेट फोर्स अगर आप बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव चार्ज पे EFI इस तरफ है, और नेगेटिव चार्ज पे EFI की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है, तो वो इसी तरफ लगेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब अगर इसको रोटेट करके देखिए ना, अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो इस पे तो फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है, और इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा आपके, इस तरफ लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप रोटेट करेंगे इस पे तो इसी तरफ लग रहा था, वैसे लगेगा। अब आप देखिए ये जो फोर्स है ये बड़ा है, ये कितना है, Q3E0/4 है ये फोर्स, और ये वाला फोर्स छोटा है, मतलब इसका टॉर्क डोमिनेट कर जाएगा। अगर इसका टॉर्क डोमिनेट कर जाएगा तो ऐसे घुमा देगा ये उल्टा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रिस्टोर नहीं हो पा रहा, इस वजह से बी मैच करेगा नहीं। से सिमिलरली आप चेक कर लीजिए सी में और डी में, तो अब डी तो आप देख ही चुके हैं अभी, अगर ए सही है तो डी गलत हो जाएगा। सिमिलरली आप सी में ट्राई कर लीजिए। तो सी को अगर हम ट्राई करते हैं, यहीं पे ट्राई कर देते हैं, देखिए सी में आपके पास बोला गया, यहां पे सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इज इक्वल टू E0x माइनस D/4, कितना है आपके पास, आई कैप माइनस का, और डिवाइड में क्या करना है आपको, डी। ठीक, चार्जेस बना दिए यहाँ पे कितना प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना माइनस क्यू। ठीक, अगर आप देखेंगे x की वैल्यू 0 पे, तो EFI कितना है, इस तरफ है E0, और दिस इज E0/4। यहां पे चलते हैं तो आप x की वैल्यू d पुट कर देंगे, 3D/4 आया ना आपके पास, और इस तरफ कितना 3/4। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लगेगा Q3E0/4, और इस पे फोर्स आपके पास इस तरफ लगेगा 3/4Q0। तो आप देखें नेट फोर्स मतलब इसी डायरेक्शन में है, स्टेटमेंट सही है। आप थोड़ा टिल्ट करके देखिए, इसका टॉर्क इस तरफ आ रहा होगा, इसका ऐसे लग रहा है, ये कोशिश कर रहा है लेके आने के लिए, इसका फोर्स कोशिश कर रहा है उल्टा घुमाने के लिए, पर यहां पे फोर्स ज्यादा है तो ये डोमिनेट कर जाएगा। इस हिसाब से दो ऑप्शन सही हो गए। इसे कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सवाल इजी था, बस थोड़ा सा आपको देख देख के हर एक ऑप्शन में करना था। नंबर 6 सिंपल सवाल है। इसमें बोला गया मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, और एक प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये सेम वेलोसिटी से मूव करता रहे। अगर सेम वेलोसिटी से मूव करता रहे, इसका मतलब क्या, एफ नेट 0 हो जाए। एफ नेट 0 कैसे होना चाहिए आपके पास में, तो मैग्नेटिक फोर्स तो है, तो उसने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ हो, ताकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहे। तो मैंने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो इस तरफ है आपके पास में। एफ मैग्नेटिक किस तरफ है आपके पास, एफ मैग्नेटिक है के कैप के अंदर, तो F इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में होना चाहिए माइनस के में, तभी तो उसे कैंसिल आउट करेगा। तब समझ में आया, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो माइनस के पे होगा, तो सिर्फ माइनस के ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। तो QE किसके बराबर होना चाहिए, QVB। अच्छा, V की वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और B की वैल्यू कितनी है, 0.01, तो डिवाइड बाय 100 हो गया। यहाँ पे साफ हो गया आपके पास Q से Q। तो E की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 100 आ गई, और किस तरफ, माइनस के की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। तो हम प्रॉब्लम नंबर 7 कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको बोला गया एंगल ऑफ फ्रीक्शन वो 0.9 डिग्री है, ठीक है, हमने देख लिया। म्यू की वैल्यू 1.5 है। तो सबसे पहले डेविएशन पूछा, तो डेविएशन होता है a इंटू म्यू माइनस 1। ए की वैल्यू दिस, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 आपने सोल्व किया, तो इतना आ गया 9/20 डिग्री। हमें रेडियन में चाहिए, तो हमने π/180 कर दिया, सोल्व किया तो π/400 रेडियन आ गया। इतना सही, ठीक है। फिर अगर आप बात करेंगे पावर, तो पावर कितना है आपके पास में, 7.2 वोट। सेकंड वाले पूछा कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, तो पावर क्या लिखा, m0 sc/λ। फाइन, sc की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। sc की वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पे, 1240 नैनोमीटर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 × 10⁻90, ठीक है। इतने आप सोल्व करेंगे तो m0 का काउंट ये मैच कर जाएगा, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। फिर बोला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स के लिए क्या मैंने बोला, देखिए इनिशियल वेव ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे टिल्ट होगी, कितने एंगल पे, डेविएशन, डेल्टा डेविएशन पे। तो अगर आप देखें पी फाइनल कुछ ऐसा है, पी इनिशियल कुछ ऐसा है। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा तो क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या है आपके पास, डेविएशन के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। अगर आप देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में डेविएशन कितना आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज कितना हुआ, तो देखेंगे पी फाइनल का ये इन दोनों में डिफरेंस करना है आपको। तो इन दोनों में डिफरेंस करना, तो इसको उल्टा करके जोड़ दिया इसके अंदर। अब आप सोल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का चेंज आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोमेंटम में चेंज आएगा दैट इज पी फाइनल sin phi। तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज पी फाइनल sin phi। पी फाइनल, पी इज यहाँ पे, ये पी मोमेंटम है। मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, कैसे निकालेंगे मोमेंटम, पावर इज इक्वल टू n0 sc/λ, और ये वाली टर्म जो होगी ये क्या है, मोमेंटम, इसी को बोलते हैं मोमेंटम। तो किसके बराबर आ गए, पावर डिवाइड बाय सी, पावर डिवाइड बाय सी। तो मैंने पावर डिवाइड बाय सी कर दिया आपके पास, पावर डिवाइड बाय सी। पावर की वैल्यू कितनी है, 7.2 डिवाइड बाय सी कर दिया। और साइन डेल्टा की वैल्यू, जो साइन जो डेविएशन है वो इतना है, बहुत छोटा है, तो आप इसे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक।
तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये वाली टर्म आपके पास जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको आप सोल्व कर लीजिए, ऐसा आएगा 6 पाई मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 9। ऑप्शन में गिवन 10 टू पावर माइनस 10, इस वजह से सही नहीं हुआ। अच्छा अब आप देखिए ये जो बीम है, ये बीम जो आपके पास वेव आ रही थी वो वेव नीचे की तरफ आपने इसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो जो इस प्रिज्म ने फोर्स लगाया होगा वो किस तरफ लगाया होगा, नीचे की तरफ लगाया होगा, सही है ये बात। और प्रिज्म ने नीचे की तरफ लगाया होगा तो बीम प्रिज्म पे किस तरफ लगाएगी, ऊपर की तरफ लगाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसने क्या बोला, देयर इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन प्रिज्म इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये बात गलत है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर। इस वजह से इसके दो ही ऑप्शन सही होने चाहिए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। प्रॉब्लम नंबर 8 में आपसे बोल रहा है कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, हमने बना दिया, इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसको किसके सामने रखा गया, कॉनकेव मिरर, हमने बना दिया, इसकी फोकल लेंथ कुछ f2 है। आपको बोला गया है पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस एंड रिटर्न पैरेलल टू द बीम फ्रॉम द अरेंजमेंट। तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है आपके पास कि यहाँ पे ये पक्का डाइवर्ज होगी तो इस वाले मिरर को ऐसा लगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो आप समझिए यहां से ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये इसकी रेडियस के बराबर होनी चाहिए, और एक्चुअल में ये f2 के बराबर है, बिकॉज जहां पे पैरेलल फोकस होती है वो f2 होता है। इसका मतलब क्या होगा आपके पास में d, इसकी फोकल लेंथ f1 है ना, f1 होगा आपके पास। तो आप क्या बोले, d प्लस f1 शुड बी इज इक्वल टू 2f2। सही है दिखा, क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 2f2 होगा। तो मैंने बोला दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 2f2। तो यहां से आपका d कितना आ गया बच्चों, d आ गया 2f2 माइनस f1, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ए में बोला द बीम डायमीटर ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम विल नॉट बी सेम, नहीं गलत बात, सेम रहेगा। सी में बोला इफ एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड इन द वाटर द वैल्यू ऑफ डी विल रिमेन्स अनअल्टर्ड, गलत बात है। देखिए अगर आप इसे पानी में डाल देंगे तो ये रेडियस सेम का सेम रहेगा, इसका रेडियस ऑफ नहीं बदलेगा, पर इसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी। मतलब पहले अगर ये f1 पे कन्वर्ज कर रहा था तो अब f1 पे नहीं कुछ और वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग d की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास में, चेंज हो जाएगी, क्योंकि d भी डिपेंड करे ना आपके पास में f1 पे, और ये f1 तो बदल जाएगा अगर आप पानी में डालेंगे। तो आपके पास सी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सिर्फ ऑप्शन ए, सॉरी सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। तो बच्चों 9th नंबर प्रॉब्लम है, उसमें आपको बोला गया इन मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन टाइम पीरियड इज रिपोर्टेड एज। देखिए दो जगह आपको एरर मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि मैं यहाँ पे इसको छोड़ूंगा ना, इस पेंडुलम को, आप इसको शुरू करेंगे तो शुरू, जैसे मैंने बोला अभी मैंने शुरू किया, शुरू करने आप एक बटन दबाएंगे तो वो एक रिएक्शन टाइम है, उसमें भी एरर हो सकता है आपके पास में। और अगर आप देखेंगे रिएक्शन टाइम में एरर हो सकता है, और दूसरा एरर किसके अंदर हो सकता है आपके पास में, जो उसका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट। मान लो इसमें कुछ एरर है 1 सेकंड, लिस्ट काउंट का एरर है कुछ 0.1 सेकंड, तो इसका एरर बड़ा है तो ये कंसीडर किया जा सकता है। दोनों के एरर एक्चुअल एरर तो ये रिएक्शन टाइम का भी आ सकता है प्लस लिस्ट काउंट, दोनों का भी काउंट हो सकता है। पर ये जो ऑप्शंस आपको गिवन थे इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आपके पास यही है इसमें, द मैक्सिमम अमंग द लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच एंड रिएक्शन टाइम। मतलब दोनों से ऐसा भी हो सकता है, मान लो इसमें रीडिंग जो आपके पास में रिएक्शन टाइम है उसमें जो एरर आया वो कुछ था 1 सेकंड, तो टोटल एरर से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, बिकॉज लिस्ट काउंट भी तो एरर में काउंट हो सकता है आपके पास। तो नेट एरर आपके पास में रिएक्शन टाइम से ही बड़ी आ सकती है, लिस्ट काउंट से ही बड़ी आ सकती है, पर इसमें ये बात बोली नहीं गई। इसमें तो आपसे जो बोला गया ऑप्शंस में, उसमें अगर आप देखेंगे सबसे सही ये कि बैठता है दैट इज मैक्सिमम लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच एंड रिएक्शन टाइम। क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है। लिस्ट काउंट मान 0.1 सेकंड है, रिएक्शन टाइम तेरे पास मान ले 1 सेकंड, तो टोटल 1.1 सेकंड हो सकता है ना हमारे पास। क्लियर, तो एरर एक्चुअल में नेट जो एरर है वो आपके दोनों का सबमिशन भी हो सकता है, पर वैसा कुछ ऑप्शन ने बोला नहीं, तो इन सभी ऑप्शंस में से ऑप्शन डी सबसे एप्रोप्रिएट बैठता है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10 में आपको इस तरह का सेटअप दिखाया गया। आपको बोला गया कि आपके पास में स्लिट्स हैं, इनकी थिकनेस सेम है टी, और इसका म्यू, एक का म्यू कुछ आपके पास में 1.5 है, एक का 1.2 है, तो बताना है किसमें कौन सा म्यू है, और ऐसे पीछे से बीम आ रही है। तो अब अगर आप देखेंगे इस वाले स्लिट का नाम अगर आप S1 देखें, इस पे S2 देखें, तो आप क्या बोले, जो S2 पे जो वेव आ रही है वो एक्स्ट्रा चला, कितना चला, S2n। तो अगर आप चाहते हैं P पे सेंटर मैक्सिमा बन जाए, इसका मतलब क्या है, ये जो S2P है, जो S2P है वो छोटा होना चाहिए किससे, S1P से, तभी तो, क्योंकि ये वाली लेंथ पाथ लेंथ बराबर है, पीछे ये एक्स्ट्रा चल के आया तो यहाँ पे थोड़ा कम चले, तभी तो यहाँ पे सेंटर मैक्सिमा मिलेगा आपको। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए एक्स्ट्रा पाथ जो यहाँ पे आएगा इस स्लिट की वजह, दैट इज म्यू टी माइनस टी, और यहाँ पे भी कितना आएगा, म्यू टी माइनस टी। हम चाहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पाथ ज्यादा है, इसमें एक्स्ट्रा पाथ कम आए, तो इसका म्यू कितना होना चाहिए, इसका म्यू ज्यादा होना चाहिए। सवाल में गिवन 2 ही म्यू थे, तो इसका 1.5 होगा, इसका 1.2। तो एक तो अपर स्लिट का होना चाहिए वो 1.5 सही है,
तो ए ऑप्शन सही होगा, बी गलत हो गया। फिर आपसे बोला कि टी के टर्म्स में कुछ रिलेशन बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आ रहा है आपके पास में, पाथ डिफरेंस वो कितना, डी कोस थीटा, डी कोस थीटा। और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे था 1.5 टी माइनस टी माइनस यहाँ पे 1.2 टी माइनस टी। क्लियर है बच्चों ये वाली बात। अगर आप इस सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर डी कोस थीटा इज इक्वल टू 0.3 टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी कोस थीटा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है 10 डी कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3t बाई 10 डी इज इक्वल टू कोस थीटा। ऐसा कुछ है क्या आपके पास? ठीक है, तो दो ऑप्शन मैच कर गए इसमें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सिंपल सवाल था पर आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि स्लिट लगाने के बाद में क्या होता है, तो आप इजीली सवाल को कर सकते थे। सवाल में क्या पूछा गया है आपसे, इंटीजर का पहला सवाल कर रहे हैं, उसमें बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक हेमिस्फीयर है, तो इस हेमिस्फीयर के ऊपर ये लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है वो देखना है, लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखिए आपके पास में इस हेमिस्फीयर पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर से लगा रहा होगा, इधर से लगा रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ वर्टिकल वाले बचेंगे। और वर्टिकल वाले जो कंपोनेंट का जो नेट फोर्स आएगा वो इसका वेट आएगा जो इसके ऊपर लिक्विड है। तो इसके ऊपर लिक्विड कितना है आपके पास, दैट इज सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर लिखा है इसको, ये सिलेंडर है ना अपने आप में पूरा, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस इसमें से कितना सेपरेट करना है, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गया बच्चों ये वाला वॉल्यूम, मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई जी, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इस पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, और आप इसे वैल्यू सब आपको गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन, सब आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो ये जो रिजल्ट बनता है आपके पास में, सोल्व कर देंगे इसको, तो सोल्व कर देते हैं। ये बन गया 1000, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 3/10, 3/10। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 मीटर, तो नहीं लिखा उसको 1 मीटर को, माइनस 2/3 पाई, ये 3/10, 3/10 मल्टीप्लाई 3/10, इतना सही है बच्चों। ठीक, तो यहां पे क्या क्या कट रहा है आपके पास, 2 जीरो से ये जीरो साफ हो गया आपके पास, ठीक है। इस 3 से ये वाला 3 साफ हो गया, तो यहां पे आया 10 मल्टीप्लाई जी भी है ना यहाँ पे, ये कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 पाई माइनस 18 पाई, 18 पाई बाय 10, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आया। तो कितना है आपके पास, दिस इज, ऐसे लिख दो अपन, तो यहां से मल्टीप्लाई जी है, इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 7.2 पाई मल्टीप्लाई जी, तो ये कितना आ गया आपके पास, दिस इज 720 पाई। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा 720। सिंपल सवाल था पर आपको चमकना चाहिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके वेट के बराबर है, हॉरिजॉन्टल वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज दोनों साइड से सिमेट्रिक लग रहे हैं। हम इंटीजर का सेकंड सवाल कर रहे हैं, इसमें आपको बोला गया कि जो लेंथ है इस वाली रस्सी की, वो लेंथ कितनी है आपके पास 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे दो मास हैंग किए 9 kg और 25 kg, और दोनों में स्टैंडिंग वेव मिल रहा है। तो 9 kg जब आपने हैंग किया तो वेलोसिटी कितना था वो हमने देख लिया कि वेव का वेलोसिटी कितना था, √T/μ, T कितना होगा mg, 9 इंटू में g, और फिर आपने म्यू की वैल्यू है वो 0.002 करके है, तो उसको सोल्व करके ऊपर निकाला। तो इस वाले केस में जो वेलोसिटी आ रही है वो 210 आ रही है, इस वाले केस में जो आ रही है वो 350 आ रही है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस वाइब्रेटर की, यहाँ पे ये वाइब्रेटर इसकी फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो यार इसकी कौन सा केस है, बोथ हैंड फिक्स्ड का केस है, तो इस पहले वाले केस में देखते हैं जो आपके पास में क्या बोला, इन द अरेंजमेंट शोइंग द फिगर मास इज हैंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी यूज कर लिया हमने, स्ट्रिंग इज करंट वाइब्रेटर, ओके, फ्रीक्वेंसी पूछा, ठीक है। तो देखिए पहले वाले केस में मान लेते हैं ये कुछ mth हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा था, mth हार्मोनिक में, कब, जब 9 kg था। तो क्या एक्सप्रेशन आता है, v/2l आता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और कोई nth हार्मोनिक होता है nv/2l आएगा, तो ये कितना है m, v की जगह कितना है आपके पास, दिस इज 210 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ रहा है फ्रीक्वेंसी। और अगर यही सेम फ्रीक्वेंसी आपको दूसरा केस में मिला तो कुछ nth होगा, n मल्टीप्लाई 350 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी साफ हो गया आपके पास, यहां से यहां पे साफ हो गया। m डिवाइड बाय n की वैल्यू जो आई है आपके पास, ये इतनी वैल्यू आ गई, m/n इज इक्वल टू 5/3, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है, आप तो सब निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपके पास, m की वैल्यू कितनी है 5 है, 5210 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, और आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके रिजल्ट आ जाएगा। तो कितनी आ रही है ये वाली वैल्यू, थोड़ा देखा जाए क्या, दिस इज बिकम, आप सोल्व करेंगे इसको, मतलब थोड़े से पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू 262.5 हर्ट्ज, 262.5 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों।
नंबर 4 इंटीजर टाइप का बढ़िया सवाल है। इसे बोला गया सन यहाँ पे है, ठीक है, और इस इलिप्टिकल पाथ की जो एक्सेंट्रिसिटी है दैट इज 0.5, ठीक है जी, मान लिया। तो टोटल टाइम लेता है वो लेता है 365 डेज। टोटल टाइम कितना लेता है ये? 365 डेज। तो आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द टाइम टेकन इन डेज बाय द अर्थ टू मूव फ्रॉम ए टू बी इन द पाथ ए सी बी। मतलब ए सी बी मतलब इस वाले पाथ में यहां से यहां पे जाने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले लोग जो गलती करते हैं, लोग बोलते हैं पूरा घूमने में 365, आधे में इसका जस्ट हाफ। ऐसा नहीं आएगा, बिकॉज इसकी जो स्पीड है इस वाले पाथ पे अलग स्पीड आएगी, इस वाले पाथ पे अलग स्पीड आएगी। आप ये बात जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती है। तो ये वाला हाफ कवर थोड़ा जल्दी हो जाएगा और ये वाला हाफ कवर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा ही आता है ना आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं इसकी। सबसे पहले तो आप ये करेंगे भाई, टोटल हम इसका यूज करेंगे, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, डीए बाई डीटी क्या रहता है आपके पास? कांस्टेंट रहता है। तो जब आपके पास में पूरा सर्कल कंप्लीट करना था, कितना एरिया कवर किया? पाई ए बी। किस एरिया स्पीड से? कुछ ए डैश बोल देता हूं, ये एरिया स्पीड थी। तो कितना टाइम लगा? 365 डेज। अभी जो एरिया कवर करना है वो कितना एरिया कवर करना है? इतना एरिया कवर करना है, ये वाला एरिया कवर करना है। एरिया स्पीड समझ में आता है ना, केपलर का लॉ पढ़ा था हमने सेकंड वाला। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया कितना आया? पहली बात तो ये तो इलिप्स का हाफ है, तो दैट इज पाई ए बी बाई 2। बहुत बढ़िया, पाई ए बी बाई 2 प्लस ये वाला एरिया कितना आएगा आपके पास? ये वाला एरिया, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? दिस इज 2b, तो हाफ बेस मल्टीप्लाई ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट कितनी है आपके पास? ए, दिस इज ए मल्टीप्लाई ई। तो कितना आया आपके पास? बी ए ई। वापिस देख लीजिए, हमने ट्रायंगल पकड़ा तो ये 2b है आपके पास में, ठीक है। तो मैंने लिखा हाफ बेस और हाइट कितनी है आपके पास? ए के बराबर, तो ये आया बी ए ई के बराबर। तो मैं लिखा प्लस बी ए ई डिवाइड बाय ए डैश। इसकी वैल्यू कितनी होगी? वो कुछ टी मान लेते हैं। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप दोनों को डिवाइड करने जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा पाई ए बी डिवाइड बाय पाई ए बी बाय 2 प्लस बी ए ई। क्या कट रहा है? बी 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 साफ हो गया आपके पास में, ठीक है। ए साफ हो गया आपके पास में। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये किसके बराबर आएगा? ये 365 डिवाइड बाई टी। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं, पाई डिवाइड बाय पाई बाई 2 प्लस ई इज इक्वल टू 365 बाई टी। अब कैलकुलेशन है, पाई की वैल्यू पुट कर लो, ई की वैल्यू पुट कर लो, सोल्व कर लो, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका जो आंसर आता है दैट इज, तो टाइम जो आता है दैट इज 240.59 ईयर्स, सॉरी डेज आएगा आपके पास में। तो ये आप यहां से भी देख सकते थे कि जब आपके पास में दूर है, बस जैसे सन से दूर होगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगी? इसकी कम होगी, पास होगा स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर? आपको दिखाया गया कि 3 बॉल है ना, इस बॉल का मास 2 kg है, इस बॉल का मास 2 kg, इसका मास 1 kg है। ये वाली बॉल ऊपर से आती है किस वेलोसिटी से? वी आर के 10 मीटर पर सेकेंड। फाइन, इससे टकराती है, टकराने वाली इसकी जो वेलोसिटी इस तरफ हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इस तरफ हो जाती है कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आपको मैं डायग्राम देखना पड़ेगा। ऐसे कोलिजन हो रहा है ना आपके पास, यहाँ पे ऐसे ये लाइन ज्वाइनिंग होगी, यहाँ पे ऐसे कोलिजन हो रहा है, कुछ ऐसे करके कुछ। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो रेडियस है आपके पास में, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है आपका? स्मॉल आर की वैल्यू है √2 - 1 आर, और इसकी जो रेडियस है वो आपका कैपिटल आर है। डन? तो अगर आप इसे देखेंगे कितना एंगल बन रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू है √2 - 1 आर, और इसकी वैल्यू आपके पास में है कुछ आर, ठीक है। तो अगर आप हम क्या चाहते हैं? हम ये एंगल निकालना चाहते हैं, थोड़ा हमें एंगल का आइडिया लग जाए तो हमारी बात थोड़ी बन जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में? आर, बिकॉज ये इसका मिड होगा ऐसे, ठीक है यार। ये डिस्टेंस अगर आप देखें √2r - r, तो टोटल कितना बन गया आपके पास? इसे √2r बन गया, पूरा कितना बन गया? √2r बन गया। तो अगर आप इस वाले एंगल की बात करेंगे तो थीटा कितना बन जाएगा? थीटा बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। मतलब ये एंगल 45 डिग्री है। मतलब ये बोल ऐसे आई तो इसने जो इंपल्स लगाया वो इस तरफ लगाया, इस पे 45 पे, इस पे भी इंपल्स ऐसे लगा। तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला एंगल कुछ 45 डिग्री है, तो आप बोलेंगे j cos 45, j cos 45 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो j की वैल्यू कितनी है आपके पास? जो j की वैल्यू आएगी आपके 6√2। सही है ये बात? ठीक, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो इंपल्स मिला उसी वजह से वेलोसिटी आई। अब आप 1 kg पे देखेंगे तो 1 kg पे ऐसे 2 इंपल्स लग रहे हैं, एक इसकी वजह से j लग रहा है, एक इसकी वजह से j लग रहा है, ऐसे 2 j लग रहे हैं आपके पास। ये वाला एंगल कितना है? 45, ये वाला भी कितना है? 45। तो आप क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम था 10 माइनस 2j cos 45 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी mv डैश, वही पूछा है हमसे।
तो वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे 10 माइनस ये कितना आएगा, जे की वैल्यू 12 √2 डिवाइड बाय √2 ऐसा आ गया आपके पास, दिस इज वी डैश। तो वी डैश की वैल्यू कितनी, -2 मीटर पर सेकंड। मतलब बॉल किस तरफ जा रही होगी टकराने के बाद भी, ऊपर की तरफ जा रही होगी, किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम नंबर 6 है आपके पास। इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे ऐसे एक डायरेक्ट्रिक डला हुआ है पैराबोलिक शेप का, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट्रिक डाल रखा है। इसका डायरेक्ट्रिक क्वेश्चन कुछ के है, के की सवाल में गिवन है आपको वो 2 है। यहाँ पे आपको ये स्क्वायर प्लेट्स गिवन है, इसके भी ये लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए है आपके पास में। सबसे पहले हमने इस पैराबोला की इक्वेशन लिखी। अगर आप इस पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन आपके पास में x² = cy की टर्म में है। हमने इस वाले पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स पुट करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे हमने c x की वैल्यू कितनी होगी इस वाले पॉइंट पे, a/2 तो a²/4, c × y आपने किया तो y की वैल्यू कितनी, a/8 आपने पुट कर दिया। तो यहाँ से c कितना आ गया आपके पास, 2a आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, x² = 2ay। ये बच्चों क्या आ गया आपके पास, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे भाई हमें इसके कैपेसिटर्स निकालेंगे, इतने पार्ट के कैपेसिटर्स निकालेंगे। इसको 2 हिस्से में तोड़ा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इसकी जो कैपेसिटर्स है वो कितनी होगी आपके पास, एरिया हो गया ADX, ये जो एरिया है दिस इज ADX, ये ADX हो गया ε0/d। d कितना है आपके पास, y। समझ में आ रहा है, यही है ना भाई आपकी डिस्टेंस y। तो y को क्या लिख दिया आपने, x²/2 है। ठीक है। अगर आप इसके लिए देखेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ADX ε0, और मतलब एरिया ये एरिया हो गया a/d की बजाय कितना आएगा, पूरा था a/8, इसमें से कितना हटाया, y हटाया, तो a/8 - y, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, x²/2 है। अब ये दोनों आपके पास में सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में तो DC² क्या होगा, DC1 + DC2 ये एक्सप्रेशन आएगा। आपने इसको प्रोसीड किया, यहाँ पे ये सेम का सेम लिखा, ये लिखा, फिर नीचे दोनों का एडिशन किया। अब आप देखिए जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी आपके पास, और एक ADX ε0 भी साफ हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ADX ε0 के, नीचे क्या एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, k × x²/2 है, यहाँ पे a/8 - x²/8। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 2 है। अगर आप इसे 2 से 2 साफ करेंगे तो ये बन जाएगा x²/a। तो x²/a - x²/2 कितना बने, x²/2 प्लस a/8। क्लियर। अब आपने क्या किया, अब जो नेट c है वो c, ये तो सिर्फ इसकी तो अपनी लिमिट्स, अब नेट c क्या होगा वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए मैं लिमिट यूज कर रहा हूं 0 से लेके a/2 तक, 0 से लेके a/2 तक। मतलब आपने एक साइड का लिया, दूसरे साइड का भी लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अगर आपको दूसरे साइड का भी लेना पड़ेगा तो आपको उसे क्या कर देना है, ट्वाइस का कर देना है इसका। ये यहाँ पे आप इसका एलिमेंट पकड़ रहे हैं ना, आप ऐसे तो कर रहे हैं, आप इसका ट्वाइस कर लीजिए तो बात बन जाएगी आपकी। तो आपने यहाँ पे इसका ट्वाइस करके ऐसे एक्सप्रेशन लिखा। अच्छा, अगर ये एक्सप्रेशन लिखा तो DC की वैल्यू तो आपको पता है, ये वाली टर्म है आपके पास में। ये हमने क्या करा, इसमें से इसको डबल किया तो 1 2 ऊपर लेके चले गए, तो यहाँ पे ऐसा बन गया, नीचे बन गया x²/a प्लस a/4। इतना सही है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास में, वो इंटीग्रेशन आता है π/2। आप सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, π/2। आपने वैल्यू पुट कर ली, बाकी सारी वैल्यू पुट कर ली, तो सी नेट आपके पास कुछ ऐसा आता है, पिकोफैराड में 0.1 पिकोफैराड आता है। थोड़ा कैलकुलेटिव है पर एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, फ्री हो जाएगा। आपको दिखाया गया कि यहाँ पे एक इनफाइनाइट प्लेन है, हमने मान लिया इस पे चार्ज डेंसिटी है वो कुछ सिग्मा है। ठीक है। इसकी वजह से EFI आ रहा होगा इधर, वो कितना है, σ/2 ε0। अब आपसे टॉर्क की बात की गई है, टॉर्क निकालना है हमें। तो मैंने बोला कि छोटे से एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इसका चार्ज दैट इज λdx × E × x। क्लियर। ये टॉर्क आ गया आपके पास में। ठीक है। ये छोटा टॉर्क है d टाउ, अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा टॉर्क बनेगा। तो कितना आएगा आपके पास, λσ/2 ε0 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो ये तो पूरा टाउ बन जाएगा, λσ/2 ε0 x²/2। ठीक है। लिमिट्स कहां से कहां था, 0 से लेके l/2। पर ये ऊपर वाले की वजह से, नीचे वाले की वजह से भी देखेंगे, टाउ नेट अगर आप लिखेंगे तो ट्वाइस करना पड़ेगा। क्यों, ये ऊपर वाले की वजह से नीचे वाले की वजह से सेम ऐसा ही आएगा। उस पे किस तरफ लग रहा है, इस तरफ EFI लग रहा है, तो सेम सेंस में है, आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो टाउ नेट जो आ गया आपके पास, इट इज λσ/ε0, और ये कितना आ गया, l²/8 आ गया यहाँ पे। और ये किसके बराबर होगा, ml²/12 मल्टीप्लाई अल्फा इज इक्वल टू λσ/ε0 l² ने l² को मार दिया। वैल्यूज पुट कर लीजिए। m की वैल्यू कितनी है, 2 kg, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, α/6। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास, लैम्डा इज 1/π ओके माइक्रो, तो 10⁻⁻6 हो गया। सिग्मा कितना है आपके पास, सिग्मा है 1 मिली कूलम, तो 10⁻³ हो गया, डिवाइड बाय ε0। इतना सही है।
यहाँ पे 8 है आपके पास, तो अब आप इस सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन के बन जाएगा, तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है ये 4 पाई एप्सिलॉन के बन गया। 3 के की वैल्यू कितनी है 10, 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, और यहाँ पे 10 टू पावर -9 हो गया आपके पास, तो ये साफ हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितने की 27, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27। सवाल सिंपल है पर थोड़ी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है। इनिशियली बोला कि पानी कुछ यहाँ तक भरा हुआ था, ऐसे इसके अंदर यहाँ तक कहीं तक कुछ पानी था, कितनी थी अब नहीं पता, मान लिया L डिस्टेंस तक पानी था, L पोर्शन खाली था इसका, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सबसे पहला हार्मोनिक मिला आपको, ये बोला गया इसमें कि द वाटर फील्ड फर्स्ट रेजोनेंस सबसे पहले L पे ऑब्टेन हो गया, और एंड करेक्शन फैक्टर लेना पड़ेगा बिकॉज आपको डायमीटर भी गिवन है। तो मैंने बोला जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है तो V/4L, तो L की जगह L + 0.6 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 420 लिख दिया आपने। फिर इसने क्या बोला, सेकेंड जब हार्मोनिक मिला उस टाइम तक ये कंटेनर पूरा भर गया। तो आप सोच के देखिए इसका जो एरिया है अगर वो πr² माने तो इसका रेडियस इसका डबल होगा तो कितना का 4πr²। तो अगर ये पूरा भरा होगा तो ये कितना हाइट रेज किया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम आया होगा उतना वॉल्यूम यहाँ पे घटा होगा। अगर ऐसा होगा तो A1 V1 इज इक्वल टू 8, मतलब सॉरी यहाँ पे जितना वॉल्यूम आपके पास में भरा होगा उतना ही यहाँ पे घटा होगा वॉल्यूम। तो आप सोच के देखिए यहाँ पे 4πr² 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम भरा, तो वहां पे कितना घटा होगा πr² मल्टीप्लाई h, तो यहाँ से h के लिए कितनी 40 सेंटीमीटर। मतलब जब ये पूरा भरा होगा तो 40 सेंटीमीटर और खाली हो गया, मतलब उस टाइम पे जो लेंथ मिल रही होगी वो कितनी बन जाएगी 4। फिर क्या बोला इसे, वो सेकंड हार्मोनिक है ना, सेकंड हार्मोनिक, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 3V/4L, L की बजाय कितना पहले वाला L प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस ये वाला एंड करेक्शन फैक्टर दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस इज अगेन 420। आपके दो इक्वेशंस है, आप L को एलिमिनेट कर लीजिए, L को एलिमिनेट करके आप पुट कर लीजिए, यहां से आप निकालेंगे तो आपको V का आंसर मिल जाएगा। वो आंसर आपके पास जो आता है दैट इज 336 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल है, इसके बाद आपकी सिर्फ आप कैलकुलेशन करनी है, पर ध्यान रखिएगा ये ऊपर यहाँ पे जो L आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, रिजल्ट यूज करें तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। मैट्रिक्स मैच में है, मैट्रिक्स मैच में आपको क्या बोला गया, इसमें ऐसे कुछ गैस है, यहाँ पे गैस भरी हुई है, कितनी हाइट तक, h हाइट तक। पहले ऑप्शन में आपको बोल रहा है कि सम गैस इज स्लोली रिमूव्ड, गैस को आपने बाहर निकाल लिया, कंटेनर कीपिंग द पिस्टन फ्री। देखिए अगर पिस्टन फ्री है, पिस्टन को आप फ्री छोड़ रखा है, तो जो इनिशियल प्रेशर था वही फाइनल प्रेशर होगा, प्रेशर इनिशियल विल बी प्रेशर फाइनल। और आपको बोला गया कि कंटेनर इज हाईली कंडक्टिंग, अगर हाईली कंडक्टिंग है तो पहले आपके पास में जो टेम्परेचर था, आप कुछ भी करिए हीट फ्लो हो जाएगा, जब तक कब तक हीट फ्लो होता रहेगा, जब तक ये वाला टेम्परेचर इसके बराबर ना आ जाए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास सेम रहेगा। अब हम अगर इसके लिए PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे तो आप क्या बोल सकते, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, पर n तो डिक्रीज हो रहा है ना, अगर n डिक्रीज हो तो वॉल्यूम भी क्या होगा आपके पास डिक्रीज होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच करेंगे, एक तो S मैच करेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर रिमेन्स सेम, तो दो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन S एंड ऑप्शन T। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में आपसे बोला गया द गैस इज हीटेड कीपिंग द पिस्टन फिक्स्ड, पिस्टन को अगर आपने फिक्स रखा है तो वॉल्यूम क्या है आपके पास में कांस्टेंट है। अगर आपने हीट दिया तो डेल्टा Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, मतलब टेम्परेचर क्या होगा आपके पास रेज होगा, राइज होगा टेम्परेचर, ठीक है। और इसके बाद में और क्या क्या पूछा इसमें, तो आप देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, प्रेशर की बात करिए क्या, तो क्या लिखिए PV इज इक्वल टू nRT। अब आप देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो प्रेशर भी क्या करेगा आपके पास इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए, P सही हो गया। वॉल्यूम के बारे में बात की तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर अगर आप बात करें टेम्परेचर तो वो भी चेंज हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन P। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है, द कंटेनर इज हीटेड कीपिंग द पिस्टन फ्री। अगर आपने पिस्टन को फ्री रखा है, इससे बोला नीचे बोला कंटेनर इज हाईली कंडक्टिंग, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसको हीट कर रहे हैं, पिस्टन फ्री है, और पिस्टन फ्री है तो मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट है आपके पास, सही है ये बात। तो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, मोल्स कम नहीं हो रहे थे, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो सब चीजें कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चीजें कांस्टेंट है। तो क्या मैच करेगा आपके पास में, सिर्फ इसका ऑप्शन T मैच कर जाएगा, तो C का T हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे डी ऑप्शन की, द कंटेनर इज टेकिंग टू ए प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ ऑफ द अर्थ बट टेम्परेचर प्रेशर और सब चीजें सेम है। देखिए प्रेशर सेम है, मतलब प्रेशर जो यहां पे जिसको फील हो रहा है प्रेशर, वो P0 प्लस mg बाई a फील हो रहा है, प्रेशर ऑफ जो गैस है।
तो अगर आप कोई दूसरे प्लैनेट पे लेके चले जाएंगे, दूसरे प्लैनेट पे लेके चले जाएंगे जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तो आपके पास ऑप्शन होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, मतलब आर मैच कर जाएगा। फिर आप बात करते हैं टेम्परेचर सेम है, बाकी सब सेम है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा आपने, ठीक। अगर आप देखेंगे टेम्परेचर सेम है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। तो आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो क्यू भी सही हो गया। और टेम्परेचर सेम है, तो तीन ऑप्शन मैच हो गए, आर, क्यू एंड टी। तो सिंपल था। तो जो आपके पास में सेकंड पैराग्राफ है, थोड़ा लेंथी है, बोर्ड पे करने थोड़ा टाइम टेकिंग है। देखिए ऐसा पैराग्राफ ए में ये डायग्राम बनाया गया है आपके पास में, मतलब अगर आप चाहे तो इन दोनों रेजिस्टेंस को एक मान सकते हैं, R1 प्लस R2, इन दोनों C को सीरीज में लगा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से क्या होता है C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2, इसको L1 प्लस L2 मान सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है VL1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1 इज 180 डिग्री अहेड ऑफ C1। सही बात है यार, अगर आप इन दोनों को मिला के एक भी मान लेंगे आपके पास, तो कुछ VL नेट ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे VC नेट नीचे की तरफ आएगा, और VR कुछ इस तरफ आएगा, VR नेट। तो यार VC नेट अगर है तो वो क्या होगा, C1 भी ऐसा ही होगा, C2 भी ऐसा ही होगा आपके पास, तो दोनों सेम ही लाइन के लोग होंगे। तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है वो इस तरफ है, इंडक्टर के अक्रॉस इस तरफ है, दोनों में एंगल कितना 180 डिग्री, सही बात, P मैच कर रहा है। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, इस वाले पॉइंट का नाम रखा है A, इस वाले पॉइंट का नाम रखा है B, वो सोर्स के बराबर है। हाँ सही बात है, दिखाई भी दे रहा है, तो Q भी सही हो गया। फिर बोला इफ R1 इज इक्वल टू R2, VR इज इक्वल टू VR2। हाँ अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो सही है ना, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी, तो दोनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन आ रही होगी सेम आ रही होगी, ठीक है। R भी मैच कर रहा है आपके पास। इसमें बोल रहा है VL1 मस्ट बी 180 डिग्री अहेड ऑफ VC2। VL1 में, हाँ हर एक में L1 में, मतलब इसका इस इंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो दोनों से लीड कर रहा होगा 180 डिग्री, ये भी लीड कर रहा होगा, तो ऐसे भी मैच कर रहा है। फिर बोला कि VL1 एंड VC1 सेम फेज में नहीं होगा, 180 डिग्री टर्न करेगा। तो एक के तो चार ऑप्शन सही हो गया आपके पास में, कौन सा, P Q R S, ठीक है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो ये आपके ऐसा सर्किट दिखाया गया बी में। तो देखिए ये अपने आप में एक अलग सर्किट है, ये अपने आप में अलग सर्किट है। इसमें कुछ करंट की इक्वेशन होगी, I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और इसमें जो कुछ इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू I2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ होगा। तो अब आप देखिए पहला ऑप्शन आपसे बोला गया VL1 मस्ट बी 180 डिग्री अहेड ऑफ VC1। सही बात, दोनों अगर एक ही सर्किट के अंदर हैं तो ऑब्वियसली अगर इस सर्किट में करंट ऐसा है तो VL1 ऊपर आएगा और VC1 नीचे आएगा, तो P सही हो गया। फिर बोला गया इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज ऑब्वियसली बीच में सर्किट में कुछ और है, क्यों नहीं होगा। फिर आपको बोला गया इफ R1 इज इक्वल टू R2, दोनों अगर बराबर होंगे, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा कि नहीं होगा। यार वो करंट पे डिपेंड करता है भाई, रेजिस्टेंस सेम हो गया तो पोटेंशियल होगा I इंटू में R, पर अगर I डिफरेंट हो गया तो ये कोई जरूरी नहीं है, इसका इंपेडेंस अलग अलग आ सकता है ना, तो I डिफरेंट आ सकता है, तो मतलब R भी सही नहीं हुआ। फिर S में बोला गया VL1 मस्ट बी 180 डिग्री अहेड ऑफ VC2। यार ये अलग अपने आप में अलग सर्किट है, इसकी जो इक्वेशन होगी, इसका जो फेज होगा वो होगा 5 प्लस पाई बाई 2, मतलब करंट से लैग करेगा ना, 5 माइनस पाई बाई 2। इसका कितना हुआ तेरे पास, ये करंट का फेज है तेरे पास, तो करंट से क्या करे, रीड कर थीटा प्लस पाई बाई 2। ये थीटा फाई बराबर थोड़ी है जो आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आप ये बात। फिर टी में बोला गया VL1 VC1 मस्ट बी इन सेम फेज। नहीं होगा भाई, सेम फेज में कैसे होगा, 180 डिग्री पे होगा, सिर्फ पी ऑप्शन इसका मैच करता है, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट में। सी ऑप्शन में आपको बोल रहा है, तो देखिए यार इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के पोटेंशियल के बराबर है, इसके अक्रॉस भी सोर्स के बराबर है, इसके अक्रॉस भी सोर्स के बराबर है, और इन दोनों एलिमेंट में जो फेज होगा वो सेम फेज में होगा, मतलब इसका अगर यहाँ पे VL है, दूसरे का भी यहाँ पे VL होगा, और इन दोनों का सम ऑब्वियसली VS के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है, VL1 VL2 किसके फेज में होना चाहिए, इन फेज ऑफ VS। सिमिलरली ये इसमें भी VR1 VR2 VS के फेज में होगा, VC1 इज इक्वल टू VC2 सब VS के फेज में होंगे आपके पास, मतलब सबका फेज सेम है, इसका फेज इसके साथ इसका सबका पोटेंशियल का फेज सेम है आपके पास। तो सबसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है VL1 मस्ट बी अहेड ऑफ VC1, नहीं, जीरो फेज डिफरेंस आएगा। क्यू में बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B मस्ट बी सेम फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। तो यार इसका जो फेज है VL1 का वही इसका फेज है, तो ये दोनों सेम फेज में है। हाँ ये Q सही है, उसमें नहीं लिखा हुआ पर ये Q सही लग रहा है।
फिर अगर आप बात करेंगे आर की, तो आपको बोला गया R1 R2 अगर बराबर होंगे तो V1, बिल्कुल सही बात है, करंट एक ही करंट जा रहा है, दोनों बराबर होंगे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। एस में अगर आप पूछेंगे तो VL1 मस्ट बी 180 डिग्री अहेड, नहीं सब सेम फेज में होगा। फिर बोला VLC1 VLC2 मस्ट बी इन VL1 प्लस VC2 मस्ट बी इन सेम फेज, ये बात सही है। तो तीन ऑप्शन सही हो गए इसके, Q, R एंड T। तो ऐसा डायग्राम है आपके पास में। पहले ऑप्शन में बोला गया VL1, वेयर इज VL1, VL1 मस्ट बी 180 डिग्री अहेड ऑफ VC1। तो ये दोनों अलग अलग सर्किट में है ना, ये अपने आप में अलग इक्वेशन आ रही होगी, I1 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ रही होगी, यहाँ पे कुछ I2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ रही होगी, तो दोनों अलग इक्वेशंस है, तो नहीं आएगा सेम फेज में। इंस्टेनियस पावर ए और बी में सेम फेज में होगा, नहीं होगा, बिकॉज एलिमेंट बीच में कुछ ना कुछ एलिमेंट है आपके पास, तो ये सही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों के अक्रॉस जो है वो इसके सेम फेज में है ना, तो ये तो कोई पॉइंट है तो नहीं आएगा उसके अक्रॉस सेम फेज में। फिर आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, ठीक है। फिर बोला R1 R2 अगर आपके पास में बराबर हो, तो दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, बराबर होगा तब भी पोटेंशियल सेम आई, ये कोई जरूरी नहीं है। फिर आपसे क्या बोला गया कि VL1 मस्ट बी 180 डिग्री अहेड ऑफ VC2, दोनों सेम सर्किट में है, तब ये बात आप बोल सकते हैं, ऐसा ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला गया VL1 एंड VC मस्ट इन सेम फेज, ये दोनों सेम सर्किट में है, तो जीरो फेज डिफरेंस नहीं आएगा ना, पाई आर है आपके पास। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? सिर्फ एक ऑप्शन सही हुआ, दैट इज ऑप्शन एस। ठीक है बच्चों, पेपर यहाँ पे खत्म होता है, पेपर सिंपल था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।